वगैरह नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस सेशन में। सो गाइस, वी आर स्टार्टिंग विद द रिवीजन सेशन टुडे ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉस्ट शीट। आपको ये मान के बहुत ही खुशी होगी और यू मे डाउट इट, बट 10 मार्क्स का फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा कॉस्ट शीट का। एंड इफ डन प्रॉपरली देन इन दैट केस इट इज अ कैश मार्क, मतलब पूरा का पूरा 10 मार्क आपको मिल सकता है। जस्ट फॉलो द रिवीजन लेक्चर प्रॉपरली। इसके अंदर मैंने सिस्टमैटिकली सारी चीजें मैं आपको करवाने वाला हूं। क्या कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला, आईसीएआई के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सारी चीजें आपकी यहां पे कवर होने वाली है जी हाँ। बट उसके पहले आपको क्या करना है कि विदाउट फेल सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को विद बेल आइकन नोटिफिकेशन, बिकॉज आपको रिवीजन लेक्चर मिलने वाले हैं सारे के सारे टॉपिक्स के ऑन दिस चैनल फॉर इंटरमीडिएट एंड फॉर फाइनल लेवल एज वेल। तो एक लंबी जर्नी अपने को तय करनी है, सो आपकी तरफ से कोई अपडेट मिस ना हो जाए। ऑलराइट, सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। सेकेंड थिंग, कमेंट्स आप लोगों के लिए ओपन है। कभी आपको लग रहा है कि यार सर ये वाली चीज एक करवा दो, नहीं समझ में आ रही है, कोई स्पेशल कोई कॉन्सेप्ट भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड ट्रस्ट मी, आई नीड ऑल द कमेंट्स एंड आई विल गेट बैक टू यू विद अ वीडियो फॉर द सेम। थर्ड इज दैट ये रिवीजन सीरीज में मैं क्या क्या चीजें कवर करने वाला हूं। तो क्या वेटेज है, क्या फॉर्मेट है इस चैप्टर का, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, प्रैक्टिकल सम्स फ्रॉम द मॉड्यूल इटसेल्फ, ये आप लोगों को एक रेफरेंस की तरह मैं यूज करवाने वाला हूं। एंड ये सब चीजें मैं करवाऊंगा मैजिक बुक से। अब हो सकता है आपके पास मैजिक बुक हो। सर मैजिक बुक क्या है? तो ये एक बेसिकली एक समरी बुक है फॉर द एग्जाम टाइम 1.5 डेज। सो 1.5 डेज में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो ये 1.5 डेज में कैसे कम टाइम में पूरा कंप्लीट करना है, वो बेसिकली मैंने ये बुक में लिया हुआ है। तो सारे के सारे फॉर्मूलाज एट वन प्लेस विद ऑल द फॉर्मेट्स एंड एग्जाम टाइम मास्टर क्वेश्चंस, ऑल ऑफ दैट एट वन प्लेस। बट सर अभी हमारे पास ये नहीं है और हमारे एग्जाम आ रहे हैं, तो आपको ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स बॉक्स में मैं पिन कर रहा हूं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ज्वाइन देयर। all the notes, formulas for your examination, updates for your examination will be shared on the Telegram channel. चलो भाई, सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। एंड जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है दैट वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज गाइज 10 मार्क्स फॉर श्योर। तो अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है देन ऑब्वियसली इसको सिस्टमैटिकली करना है। बट कहीं ना कहीं इस पे मिस्टेक्स हो जाती है, या तो फॉर्मेट में या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, तो वो चीजें अपन लोग ना करें। एंड मैंने कुछ स्पेशल नोट्स भी बनाए हैं, ये देखो, ये आप लोगों के लिए एकदम मस्त वाले मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स है, जिससे अपना ये पूरा सिस्टम एकदम अच्छी तरह से फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। प्लस लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये देखो स्पेशल पॉइंट जो आपको एग्जाम तक ध्यान रखना है, ये सारा का सारा जो आप लोगों के साथ पीडीएफ है ना, यही मैं शेयर करने वाला हूं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ऐसे में हर चैप्टर का स्पेशल नोट्स, प्रैक्टिकल सम्स, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज कंबाइन करके आप लोगों को दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर योर एग्जामिनेशंस। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आप सुपर एक्साइटेड है, मैं भी उतना ही एक्साइटेड हूं। तो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट। एक आप लोग नोटबुक पेन पेपर ओपन करके रखिएगा सो दैट इंटरएक्टिव रहे, आप लोग भी लिखते जाना। and end the end of the session, do let me know how was it. If it was worth it, do let me know in the comments so that I can keep on making for more such chapters in a better way as much as possible. On that note, lights, camera, rolling, एक्शन। सो कॉस्ट शीट बेसिकली क्या होता है? कॉस्ट शीट इज नथिंग बट यही मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो इसका पीडीएफ है ना, ये आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेंशन मत लेना। और किसी को उसका बुक चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहां से भी आप परचेस कर सकते हो, कोई लोड नहीं है। कॉस्ट शीट बेसिकली होता क्या है? कॉस्ट शीट एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर इंकर्ड टू मैन्युफैक्चर अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। तो से फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर अगर मेरे को बनाना है, तो ये कैलकुलेटर बनाने के लिए मेरे बहुत सारे खर्चे हुए होंगे। ये सारे खर्चों को लिस्ट डाउन करके एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन के साथ जब मैं इसको प्रेजेंट कर देता हूं ना इस फॉर्मेट में, दैट बेसिकली इज कॉस्ट शीट। तो इससे मेरे को एंड तक पता चल जाएगा कि मेरा कितना टोटल कॉस्ट हुआ है, उसके बेसिस पे मेरे को कितना प्रॉफिटेबिलिटी ऐड करना है, वो ऐड करके आई विल बी एबल टू कंप्यूट माई टोटल सेल्स। सो दिस इज द मेन रोल ऑफ द कॉस्ट शीट। उसके लिए जो इंस्टीट्यूट्स है उन्होंने एक फॉर्मेट सजेस्ट किया है, एंड लेट्स यूज दैट फॉर्मेट एंड अंडरस्टैंड इट, सो दैट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो ये फॉर्मेट में अपने को खाली नंबर्स पुट अप करने हैं एंड वी विल गेट द फुल मार्क्स।
बट अगर फॉर्मेट में कोई भी चीज ऊपर नीचे होती है देन देयर आर ऑल्सो चांसेस कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये होता है ना, कभी कभी कोई चीज बहुत ज्यादा सिंपल होती है तो उसको अपन हल्के में ले लेते हैं, बट एग्जाम टाइम पे वो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि अरे यार ये वाली चीज कौन सी आएगी, एंड इंस्टीट्यूट जानबूझ के ऐसे एक दो एडजस्टमेंट्स डालता है जिसकी वजह से आपका पूरा सम कैन गो फॉर अ टॉस। तो इसके लिए पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा सो दैट अपना पूरा 10 मार्क्स जो अपन लोग ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है वो पूरा का पूरा अपने को मिल जाए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट को बेसिकली ये जो फॉर्मेट है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा पार्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक पार्ट है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा पार्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर तीन चीजें आती है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को मिला के बनता है प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, QRACP, एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एंड उसको मिला के बनता है, वो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको मिला के बनता है ओवरहेड्स। अब अपने को इन डेप्थ समझना है इनके अंदर एक एक कौन सा एलिमेंट है, एंड देन फाइनली वी विल बी हैविंग दिस फाइनल फॉर्मेट विद अस, एंड अपना ये पूरा का पूरा कॉस्ट शीट डन एंड डस्टेड हो जाएगा। अब इसमें एक एक जो भी चीज है वो सारी की सारी चीजें मैंने ICAI मॉड्यूल से पिकअप की है। सो इसके बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे पॉइंट जो आपके मॉड्यूल में है, या इन शॉर्ट कभी कोई पास्ट पेपर में RTP में आया है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे ले ली है। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। मेरे साथ ही ये रिविजन लेक्चर में आने वाले 15 मिनट में आपको पूरा फॉर्मेट भी मैं लर्न करवा दूंगा, और कोई स्पेशल पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने एग्जाम के या सम सॉल्व करते वक्त, वो भी अपन लोग फटाफट डिस्कस कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो जैसा मैंने बोला कि कॉस्ट शीट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है डायरेक्ट कॉस्ट, एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में तीन चीजें होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को मिला के बनता है प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में होती है तीन चीजें, फैक्ट्री ओवरहेड्स, QRACP, सेलिंग एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एंड इन तीनों को मिला के बनता है ओवरहेड। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट बेसिकली ओवरहेड्स बोलते हैं, एंड डायरेक्ट कॉस्ट में ये तीन चीज ऐड होके बनती है प्राइम कॉस्ट। अब एक एक इंडिविजुअली एनालाइज करते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कितना मैं ये बार रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूं, आइडियली कितना मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, तो जो माइनस कर देंगे वो क्लोजिंग स्टॉक को, माइनस करने के बाद मेरा कितना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझो आपके पास ये कैलकुलेटर बनाने के लिए ऑलरेडी 100 रॉ मटेरियल पड़ा है, 100 यूनिट्स ऑफ प्लास्टिक का रॉ मटेरियल पड़ा है। अब अगर आपके पास 100 प्लास्टिक पड़ा है तो वो आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, और कैलकुलेटर्स बनाने के लिए आपने 500 प्लास्टिक और मंगाया, तो 100 आपके पास पड़ा था, उसमें और 500 आपने मंगाया, तो टोटल अब आपके पास 600 रॉ मटेरियल हो गया। उसमें से 200 अभी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो भाई टोटल मेरे पास 600 था, उसमें से 200 अभी भी बचा है, मतलब मैंने कंज्यूम कितना किया, करेक्ट, कैन आई से 400 रॉ मटेरियल मैंने कंज्यूम किया। बस एग्जैक्टली दिस इज व्हाट द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज। डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बीच में ये कुछ चीजें हैं जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है ऑफ द रॉ मटेरियल, तो वो भी एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऐड हो जाएंगी। जैसे अपन लोग में फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, तो फिक्स्ड एसेट के साथ जो उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है इज ऑल्सो कैपिटलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। वैसा ही कुछ यहाँ पे है, रॉ मटेरियल खरीदा तो रॉ मटेरियल के साथ इंसिडेंटल एक्सपेंस होगा कैरिएज इनवर्ड, मतलब ट्रांसपोर्टेशन टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल एट आवर फैक्ट्री। दूसरा इंश्योरेंस और अदर कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। तीसरा अगर ट्रेड डिस्काउंट है या कुछ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल में पैसा मिला है, देन इन दैट केस ये स्पेसिफिकली माइनस हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस अगर आपने पे किया है बट उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यूजुअली तो कोई बिजनेस अगर कोई रॉ मटेरियल खरीदेगा तो उसको इनपुट ड्यूटी मिलता है, इनपुट क्रेडिट मिलता है, तो माइनस हो जाता है वो रॉ मटेरियल के कॉस्ट से। बट अगर नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा, 18,000 का GST है। अब अगर आपको वो GST का क्रेडिट मिल रहा है तो वो आपका 18,000 कॉस्ट नहीं बनेगा। बट अगर वो 18,000 का GST आपका कॉस्ट आपका क्रेडिट नहीं मिल रहा है, देन 1 लाख प्लस 18,000 टोटल 1,18,000 आपका टोटल कॉस्ट बन जाएगा। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस डिपेंड कि आपको इनपुट क्रेडिट उसका मिल रहा है
देन इन दैट केस इट विल नॉट कम. अगर नहीं मिल रहा है देन इट विल बी एडेड एज अ पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट. सो मेरे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में कैरियज इनवर्ड्स, इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल, स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल या ट्रेड डिस्काउंट अगर कुछ दिया है तो वो माइनस हो जाता है. ड्यूटीज एंड टैक्सेस अगर क्रेडिट नहीं मिला है तो वो ऐड हो जाता है. एंड दिस इन ऑल मेक्स माय डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड. क्या एक बार वापस पढ़ लेते हैं. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल plus carriage inwards, insurance or other cost of procurement, less trade discount, scrap of raw material, add duties and taxes if no credit, less closing stock of raw material. ये बन गया मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड. क्या अभी आप लोगों को दिमाग में हमेशा रहेगा? यस. चलो, तो मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया. सेकंड पे आता हूं मेरा डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर के अंदर सारे वो जो लेबर से रिलेटेड है ना, सारे कॉस्ट आ जाएंगे. बट याद रखना, ये कौन से लेबर है? डायरेक्ट लेबर, मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से कनेक्टेड है. जैसे वेजेस, तो भाई जो मेरा फैक्ट्री का वर्कर है उसको जो मैं वेजेस दे रहा हूं वो डायरेक्टली वो प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड है. वही अगर कोई सुपरवाइजर रहेगा तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में चले जाएगा. फिर सो डायरेक्ट लेबर में क्या क्या आता है? वेजेस. उसी वेजेस का कोई अलाउंस या इंसेंटिव दे दिया, कुछ ओवर टाइम दिया, बोनस एक्स ग्रेशिया, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. क्या? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड्स. सो एक होता है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन. तो सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं आपको 10,000 रुपए का सैलरी दे रहा हूं पर मंथ, उसमें मैं 1,000 रुपीज काट के आपको दूंगा और 1,000 रुपीज आपका जमा करवा दूंगा मैं इन द कॉन्ट्रीब्यूशन फंड. उसको बोलते हैं एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन फंड. मैं आपको 10,000 रुपए का सैलरी दे रहा हूं, उसमें से 1,000 कट करके मैं आपके लिए एक फंड बनाऊंगा और वो फंड में ट्रांसफर कर दूंगा. तो आपको नेट मैं 1,000 दे दूंगा. ठीक है. तो आपको नेट मैं 9,000 रुपीज दूंगा. 9,000 यहाँ पे, 1,000 यहाँ पे. तो बेसिकली तो 10,000 जो आपका वेजेस है वही आपको मिल रहा है. इनडायरेक्टली खाली 1,000 मैं कहीं और डिपॉजिट कर रहा हूं. बट इसमें और एक होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज ओवर एंड अबाउट द बेसिक वेजेस. तो आपका जो सैलरी है 10,000 का डिसाइड किया है, उसके ऊपर 1,000 रुपए मैं अलग से मेरा ऐड करके आपको दूंगा. जी हाँ, दैट विल बिकम एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर. क्या? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्कीम या अदर फंड्स किसमें भी अपन लोग ने कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा. और कोई अदर बेनिफिट्स या लीव ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल लीव विद पे, ऑल ऑफ दैट इज आल्सो टू बी कंसीडर्ड. फिर और एक मैंने देखो ग्रीन में हाईलाइट किया है, प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स. तो आगे क्वेश्चन आएगा जहां पे वो लोग ऐसा लिखेंगे, प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स. आपको कंफ्यूजन होगा फैक्ट्री ओवरहेड में डाले या डायरेक्ट लेबर में. ध्यान रखना, आईसीआई ने स्पेसिफिकली इसको डायरेक्ट लेबर में डाला है, सो वी विल फॉलो आईसीएआई. समझ में आ गया आप लोगों को? सो दीज आर द मेजर कॉस्ट विच आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर. फिर बाद में आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब ध्यान रखना, अगर कोई डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? एनी कॉस्ट विच वेरीज विद द प्रोडक्शन. से फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, तो अगर मेरे को एक कैलकुलेटर बनाना है तो 1 किलो प्लास्टिक मंगाऊंगा, 10 कैलकुलेटर बनाने तो 10 किलो प्लास्टिक मंगाऊंगा. सो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट. तो डायरेक्ट कॉस्ट अगर है, डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर में फॉल नहीं कर रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ध्यान में रखना. अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज लाइक पावर, फ्यूल, स्टीम अगर उन्होंने दिया आपको, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना है. रॉयल्टी पेड पेएबल और फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विस आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में डालना है. हायर चार्जेस, जॉब चार्जेस, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, प्लीज हाईलाइट कर लो, इसको भी आपको किसमें डालना है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना है. फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ. अब देखो ग्रीन में कुछ चीजें आ गई है. एक क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, जुलाई 21 के अटेम्प्ट का शायद, जहां पे स्पेसिफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर आया है. तो ये स्पेसिफिक डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर हुआ तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा. आगे आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा डिजाइन एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट. अगर उसका अलग से डिपार्टमेंट ही है तो अपना एक जनरल फिक्स्ड कॉस्ट इंकर ही हो रहा है, देन इन दैट केस दैट विल बिकम ए इनडायरेक्ट कॉस्ट. बट यहां पे ये तो स्पेसिफिकली ये प्रोडक्शन से रिलेटेड स्पेसिफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर जा रहा है, सो दिस विल बिकम अ डायरेक्ट एक्सपेंस. फॉर एग्जांपल, आप लोग जब हमारे लेक्चर्स लेते हो तो आप लोगों को एक सीरियल की मिलती है. दैट सीरियल की इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर की. बराबर है. तो जितने स्टूडेंट्स एनरोल होंगे उतना मेरा वो सॉफ्टवेयर की का कॉस्ट लगेगा. स्पेसिफिक डिजाइन, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कॉस्ट. समझ में आ गया? डन. फिर आता है कंज्यूमेबल मटेरियल एंड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स और पैटर्न्स. तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा. अब इसमें भी दो पार्ट होते हैं. एक होता है कंज्यूमेबल मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा कंज्यूमेबल स्पेयर्स,
एंड टूल्स, तो कंज्यूमेबल स्पेयर्स एंड टूल्स गया तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में, बट कंज्यूमेबल मटेरियल आया तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना, इसके लिए मैं रिवीजन में भी इसको एकदम बारीकी से आप लोगों को एक एक चीज बता रहा हूं। सो दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब मिला के बनता है आपका टोटल प्राइम कॉस्ट। अगर आप लोग ये बुक देखेंगे या पीडीएफ देखेंगे, जिसके पास मैजिक बुक है वो ओपन करके बैठा होगा, तो आपको दिखेगा, देखो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक, एड एडिशन या परचेजेस, उससे रिलेटेड जो भी स्टॉक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। इसमें ऐड हो जाता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड मिल जाएगा अपने को प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब मैंने जैसा आपको बोला था कि डायरेक्ट मटेरियल में और भी चीजें होती है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फ्रेट इनवर्ड, इंश्योरेंस, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये सारी चीजें आएगी यहाँ पे। जैसे आपको डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में बताया था, wages, salaries, incentives, payment for overtime, bonus ex gratia, employers contribution to provident fund, other leave benefits, ये सारी चीजें एम्प्लॉय कॉस्ट में आ जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में पावर, फ्यूल हायर, टेक्निकल नो हाउ, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, उसमें भी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में भी। याद रखना यहाँ पे इट इज ऑफ मोल्ड्स, पैटर्न्स एंड पेटेंट्स। गॉट इट गाइस? सो amortized cost of molds, patterns and patents, other direct expenses as well. So यहाँ पे सारी चीजें आ गई, रॉयल्टी, कॉस्ट ऑफ मोल्ड, जॉब चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोड्यूस, ऐसा कुछ स्पेसिफिक हुआ तो डिजाइनिंग, हायरिंग, स्पेशल चार्जेस रिलेटेड टू द मशीन। गॉट इट? अब इसी से आगे आता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें कुछ चीजें हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मिलती जुलती है, जो मैंने अभी आप लोगों को आइडिया दे दिया है कि कैसे डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आप लोगों को दिखेगा कि स्पेसिफिक डिजाइन है, यहाँ पे भी डिजाइन आपको दिखेगा, बट दिस डिजाइन इज ऑफ बेसिकली दिस इज बेसिकली अ डिपार्टमेंट रिलेटेड टू डिजाइन। तो अगर डिपार्टमेंट ही हुआ अलग से तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। स्पेशल डिजाइन, स्पेशल सॉफ्टवेयर हुआ, देन इन दैट केस दैट विल गो इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर कंज्यूमेबल मटेरियल्स था यहाँ पे कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स आ जाएगा अलग से। सो ये देखो, ये कंज्यूमेबल स्टोर स्पेयर्स है, ड्राइंग, डिजाइनिंग, डिपार्टमेंट कॉस्ट, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ जिग्स, फिक्सचर्स एंड टूल्स। सो जिग्स, फिक्सचर्स, टूल्स है, उसका अगर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट आ रहा है तो वो भी मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा। सो आई होप वी आर क्लियर विद दीज पॉइंट्स। फिर बाद में आते हैं डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये तो आई थिंक एक जनरल पॉइंट है। लीज रेंट ऑन प्रोडक्शन एसेट्स, ध्यान में रखना। कैरियज ऑन मटेरियल रिटर्न, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई मटेरियल रिटर्न हो रहा है और उसके ऊपर कैरियज देना पड़ रहा है तो फिर वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल में नहीं आएगा। डायरेक्ट मटेरियल में क्या जाता है, जब मेरा रॉ मटेरियल सप्लायर से मेरे फैक्ट्री में आ रहा है, वो कैरियज इनवर्ड वाला डायरेक्ट मटेरियल में आता है। अगर कोई मेरे मटेरियल को रिटर्न किया, उसके ऊपर अगर कोई कैरियज पे किया ना, दैट विल कम इन फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये छोटी छोटी बारीक चीजें भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं अपने रिवीजन में कन्वर्ट कर दूं, सो दैट रिवीजन आप लोगों के लिए एकदम बोलते ना यूजफुल रहे। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक एंड इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज अपने को क्या लगेगा, इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल कहां पे जाएगा, करेक्ट, अपने को लगेगा कि वो डायरेक्ट मटेरियल में जाना चाहिए, बट ध्यान रखना इट विल कम हियर। सो इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैक्ट्री कॉस्ट। ये देखो, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP, ये देखो इधर लिखा, ये इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, एवरीबॉडी डन। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड विद प्रोडक्शन एक्टिविटीज, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट जैसे टूल रूम इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस, पोल्यूशन कंट्रोल, ऑल ऑफ दिस विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या ये चीजें जाएगी। जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड काम है, जो भी फैक्ट्री में काम हो रहा है, उससे रिलेटेड कोई कॉस्ट हुआ, वो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। कंज्यूमेबल टूल्स एंड स्पेयर्स, जैसे अगर कोई मशीन को ठीक करने के लिए टूल यूज हो रहा है, ड्राइंग डिपार्टमेंट है, जिग्स फिक्सचर्स लिए हुए हैं, उनका अमोर्टाइजेशन, मशीनरी होती है उसका डेप्रिसिएशन, उसका रिपेयर, उसका मेंटेनेंस, फैक्ट्री बिल्डिंग है उसका रिपेयर, उसका मेंटेनेंस, लीज रेंट, प्रोडक्शन एसेट्स, कैरियज ऑन मटेरियल रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने मार्क करवा दिया। इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल ऑल्सो, चलो WIP का तो इंश्योरेंस यहाँ पे लो गया, पर रॉ मटेरियल का भी इंश्योरेंस यहाँ पे आएगा।
इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड विद प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट जैसे कि टूल रूम इंजीनियरिंग मेंटेनेंस पोल्यूशन कंट्रोल. All of this is basically a part of your factory overheads. I hope we are absolutely clear with this concept. फिर बाद में इसी में फिर ऐड होता है मेरा opening stock of WIP less closing stock of WIP and I will get एंड आई विल गेट द फैक्ट्री कॉस्ट. सो ये देखो एड वर्क्स और फैक्ट्री ओवरहेड, जो अभी मैंने आप लोगों के साथ जो वर्किंग नोट पूरा पढ़ा वो मैं इधर ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. इसमें ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP एंड फ्रैंकली वी विल गेट द फैक्ट्री कॉस्ट और द वर्क्स कॉस्ट. गॉट इट एवरीबॉडी? डन. इसमें ऐड हो जाएगा QRACP and then I will get the cost of production. So क्या होता है ये QRACP? Q represents quality control cost, R research and development, A admin related to production, C credit for recoveries. अभी सुनो, आप लोग रॉ मटेरियल मंगाया, रॉ मटेरियल बहुत अच्छा आया, ठीक है, अगर रॉ मटेरियल खराब आया तो उसको आप रिटर्न कर दोगे. देन इन दैट केस चलो उसके ऊपर अगर कुछ पैसा मिल गया तो स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल में माइनस हो जाएगा. रिटर्न किया उसका कैरिएज इनवर्ड फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा. बट अगर ये रॉ मटेरियल अच्छा है और मैंने इसको मशीन में डाला, मशीन में यूज होते वक्त थोड़ा ये रॉ मटेरियल खराब हो गया, देन इन दैट केस मैं क्या करूंगा, मैं इसको बेच दूंगा. बराबर है, रॉ मटेरियल वो भी बन के आएगा बट जो मेरा गुड्स बन के आएगा वो बराबर नहीं होगा, हो सकता है मैं उसको बेच दूं. या फिर कभी कभी मेन प्रोडक्ट बनाते बनाते मेरा कुछ बाय प्रोडक्ट भी बन जाएगा. तो अगर वो बाय प्रोडक्ट बन गया और उसको मैंने मार्केट में बेचा, सो ये सारी चीजें यहां पे रिड्यूस हो जाएगी. क्रेडिट फॉर रिकवरीज, नेट रियलाइजेबल प्राइस ऑफ बाय प्रोडक्ट या WIP. तो WIP को बेचा या बाय प्रोडक्ट को बेचा, उससे जो रिकवरी हुआ वो QRACP में, C जो है क्रेडिट फॉर रिकवरीज उधर माइनस हो जाएगा. देन देयर इज जॉइंट कॉस्ट, अगर कोई जॉइंट कॉस्ट एलोकेट कर रहा है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा. एंड P इज प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट. व्हाट इज दिस प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट? अगर अपने को टूथपेस्ट यूज करना है तो वो टूथपेस्ट जो पेस्ट जिसके अंदर होता है, तो बाहर का जो आपका प्लास्टिक का मटेरियल है, दैट बेसिकली इज नथिंग बट योर प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट. सपोज कोई बिस्किट है तो वो बिस्किट का, बिस्किट को डालोगे किसमें, वो जो पैकेट है, दैट इज बेसिकली प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट. ऑलराइट गाइस, उसके ऊपर कुछ एडिशनल पैकेजिंग किया है, दैट विल बिकम सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट, जो मेरा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा. उसका टेंशन उधर लेंगे, वो यहाँ पे अपना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा. ऑलराइट गाइस, सो आई होप प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट समझ में आ गया होगा. तो अब ये QRACP जब मैं ऐड कर देता हूं मेरे फैक्ट्री कॉस्ट में, गाइस जब ये QRACP मैं मेरे फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर देता हूं, देन मेरे को मिल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करूंगा, आई विल गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब आते हैं अपन अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर, विच इज एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. वैसे तो तीनों एक ही पार्ट के चट्टे बट्टे, मतलब एक ही जगह पे अपने को सबको लिखना है, बट आप मेन एग्जाम में ऐसा डिवाइड कर सकते हो. एडमिन मतलब ऑफिस से रिलेटेड जो भी ओवरहेड्स हुए, सेलिंग मतलब सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चे हुए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है उससे रिलेटेड. से फॉर एग्जांपल अगर कोई, से फॉर एग्जांपल अमेजॉन है, अमेजॉन का जो बंदा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाता है कस्टमर के लिए, तो वो जो सैलरी है उस पर्सन का, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. तो अमेजॉन उसको क्लासिफाई कर देगा एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, राइट. वैसे ही अगर अमेजॉन ने कोई मार्केटिंग किया, बिग $1 बिलियन सेल, तो दैट विल गो एज अ सेल्स कॉस्ट, राइट. तो सेलिंग ओवरहेड्स में चले जाएगा. वैसे ही अमेजॉन जो ऑफिस के एम्प्लॉइज है उनको जो सैलरी दे रहा है, दैट विल गो इनटू एडमिन. तो दिस इज व्हाट एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इज ऑल अबाउट. अब इसके जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है, देखो ऐसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं क्योंकि बहुत ब्रॉडर टर्म है, बट अगर इसका स्पेसिफिक पॉइंट जो मुझे आपको बताने हैं वो सारे यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं. सो एडमिन बेसिकली मेरा ऑफिस रिलेटेड कॉस्ट हो जाएगा. फिर देखो यहाँ पे डायरेक्टर सिटिंग फीस विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ माई एडमिन कॉस्ट. एक्सपेंसिस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्जीबिशन, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन. एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हो, सारी दुनिया को दिखा सकते हो.
तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स, बट ध्यान रखना इसको यहाँ पे पुटअप करना है, ठीक है। एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, एग्जीबिशन जहां पे आप अपने प्रोडक्ट शोकेस कर सकते हो। वेबसाइट रिलेटेड कॉस्ट एडमिन जाएगा, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो ये सब मिला के बनता है आपका एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको और अगर अपने को डिटेल में देखना है तो ये देखो, इधर मैंने यहाँ पे पूरा एक टेबल बना दिया है, एग्जांपल्स फॉर इंक्लूजन इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, कि भाई क्या मेरे एडमिन में जाएगा, क्या मेरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, पैकिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग देखो यहाँ पे आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या जाएगा, सेल्स एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग ओवरहेड्स जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसका वेजेस, रेंट, डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट, all of this is a part of cost of sales. Got it everybody? Done, 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 done sir. So ये सब अब अपने को कोलेट करना है यहाँ पे, एंड दैट बेसिकली इज डन हियर। तो ये मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करूंगा, मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें मैं एडमिन, मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करता हूं, मुझे मिल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। और अब इंक्लूड कर लिया है आईसीएआई ने इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में और एक स्पेसिफिक पॉइंट, एंड दैट जो मैंने आपको देखो इधर एक जनरल पॉइंट में भी लिखवाया है, स्पेशल पॉइंट में भी लिखवाया है, एंड दैट इज बेसिकली इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस इज ऑल्सो टू बी शोन एज लास्ट आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अगर आपको इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस दिख रहा है तो बस कॉस्ट ऑफ सेल्स जहां पे खत्म हो रहा है उसके पहले वहां पे अपने को दिखा देना है इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट। पहले इंस्टीट्यूट इंक्लूड नहीं करता था, बट नाउ दे हैव स्पेसिफिकली टेकन इट हियर, सो वी विल आल्सो शो इट। बस इसी के साथ इसी में अपन लोग जब प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, वी विल फाइनली गेट आवर टोटल सेल्स। अगर मेरे को इसका अब फॉर्मेट एक बार प्रॉपरली ध्यान में करना हो तो मैं क्या करूंगा, इसको कैसे ध्यान में रखूंगा, हियर इज द फॉर्मेट। सो सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट में मेरे कॉस्ट शीट को डिवाइड कर दिया। डायरेक्ट कॉस्ट में होते हैं तीन चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर आता है डायरेक्ट लेबर, फिर बाद में आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको मैं तीनों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर बाद में आता है मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी मेरे रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन, सारी चीजें आ जाएगी। उसके बाद ये प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड हो जाता है। उसके बाद आ जाता है मेरा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में ऐड ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी करेंगे तो मिल जाएगा नेट वर्क्स कॉस्ट, या जिसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट में फिर अपन लोग ऐड करेंगे QRACP। सो क्वालिटी रिसर्च एडमिन, याद रखना ये जो एडमिन ओवरहेड्स है, दिस इज RTP, मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, लेस क्रेडिट फॉर मिसलेनियस इनकम, ऐड पैकेजिंग प्राइमरी कॉस्ट विल गिव अस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अपने को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करना है, एंड वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड फाइनली प्रॉफिट ऐड करके वी विल कंप्लीट द कॉस्ट शीट फॉर्मेट जहां पे अपने को सेल्स मिल जाएगा। सो कैन आई से दैट आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया है फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो मेरे को चाहिए कि आप लोगों को ध्यान में रहे बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। उसमें है ये फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स। अब अपन सब लोग ने कितनी बार ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाया हुआ है, तो कहना इसे अपन लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड पे अपन लोग लिखते हैं परचेजेस, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं अपन क्लोजिंग स्टॉक, और क्रेडिट साइड पे ही लिखते हैं अपन लोग सेल्स। बस उसी को यहाँ पे ये इक्वेट कर रहा हूं। ओपनिंग और एक फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस यूनिट सोल्ड। कभी भी क्वेश्चन में होगा कि आपको या तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक एज अ बैलेंसिंग फिगर फाइंड करना पड़ेगा, एंड दैट इज वेयर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। कुछ स्पेशल पॉइंट जो अपने को ध्यान में रखने हैं, दैट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज ऑलवेज डन एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इट इज वेरी सिंपल। जैसा कि आप लोग ने यहाँ पे देखा कि ये देखो इधर आप लोगों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है 1 लाख। दिस इज फॉर से 5000 यूनिट्स, मतलब एक यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना हुआ, 20 रुपीज पर यूनिट।
मल्टीप्लाई दैट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से है 1000 यूनिट्स, सो वी विल गेट रुपीज 20,000, वी विल गेट रुपीज 20,000। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है डिवाइड बाय जो आप लोगों का नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कहां से आएगा बेटा? ये देखो ना, इधर अभी आप लोग ने कैलकुलेट किया ना, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यहां से आपको यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मिल जाएगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज, वो जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है उससे आप डिवाइड कर लो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट मिल जाएगा। मल्टीप्लाई दैट बाय द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वी विल गेट द टोटल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का वैल्यू, टोटल फिनिश्ड गुड्स स्टॉक का वैल्यू। ए समझी गुड एवरीबॉडी? क्लियर? सो डन, हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट कन्वर्जन कॉस्ट, कभी कभी आपको वो बोलेगा कैलकुलेट द कन्वर्जन कॉस्ट, सो डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री कॉस्ट, कभी कभी वो परसेंटेज दे देगा दैट ओके फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 10% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। तो जो भी है कन्वर्जन कॉस्ट के लिए आपको लेना है डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर बाद में आ जाता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सो कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा वर्डिंग्स देगा, क्या वर्डिंग्स देगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है तो याद रखना इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बस रुक जाना, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कर दोगे ना, देन इन दैट केस आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट अपने को चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिर आते हैं इफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज नील, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट, तो फिर टेंशन नहीं है। सो ये भी एक पॉइंट है जो आप लोग मार्क कर सकते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का नील है तो फिर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट निकलेगा। सैलरी पेड टू डायरेक्टर्स टेक्निकल, एक क्वेश्चन में आएगा, याद रखने का, जनरल एडमिन एंड ओवरहेड में उसको पुट अप कर दो। इंटरेस्ट फाइनेंस चार्जेस है शो एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं सो दैट व्हेन वी सॉल्व द सम्स वी आर वेरी वेरी क्लियर। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया है, जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। एक्सक्लूजन्स इन द कॉस्ट शीट, सबसे पहला है अबनॉर्मल कॉस्ट। तो कोई भी अबनॉर्मल कॉस्ट shall not form part of any cost of production। जी हाँ, सो अपने को अबनॉर्मल कॉस्ट को लेना ही नहीं है अपने कैलकुलेशन में। सब्सिडी ग्रांट या इंसेंटिव मिलेगा, रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट। पेनल्टी फाइन damages demurrage not form part of cost। interest and other finance cost presented in cost statement as a separate item of cost of sales। do not include GST if credit available, if credit नहीं available है तो ऐड हो जाएगा as a part of cost। interest finance charges paid for non equity fund included as a part of office and admin cost। if opening stock of finished goods is nil, cost of production per unit and cost of goods sold equal। तो बताया आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है टू बी एडेड एज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सैलरी पेड टू टेक्निकल्स ये अपना हो गया। डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स एंड डोनेशन इन द कॉस्ट शीट, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इनकम टैक्स या डोनेशन होगा, डू नॉट इंक्लूड दैट इन द पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या डिस्काउंट रिबेट भी नहीं कहीं पे भी आएगा। सो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, कुछ मैंने यहाँ पे लिखवाई दिए थे आप लोगों को, राइट? ओके डन। एंड कुछ ये पॉइंट है जो मैंने येलो में हाईलाइट कर दिया। आउटस्टैंडिंग वेजेस हुआ तो डायरेक्ट वेजेस में ऐड कर देना है। इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर रीबेट, ये सब नहीं आएगा एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। कुछ एडवांटेजेस है, ये कभी कभी थियरी में आ जाता है। तो एडवांटेज क्या है कॉस्ट शीट का? भाई टोटल कॉस्ट का फिगर मिल गया, सेल्स का फिगर मिल गया, प्रॉफिट का फिगर मिल गया, ये 3 पॉइंट हो गए आपके। कॉस्ट कंपैरिजन में हेल्प करता है, कॉस्ट एस्टिमेट में फाइंड करते अपने को हेल्प करता है, फैसिलिटेट्स कॉस्ट कंट्रोल एंड हेल्प्स इन अराइविंग एट द फिगर ऑफ सेलिंग प्राइस। सो टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट, सेल्स, कॉस्ट कंपैरिजन, cost control, for all of this the cost sheet is used
एंड विद दिस अपना जो कॉस्ट शीट का थियोरी पार्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब अपने को आना है टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स। और मैं आपको बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स अगर आप लोग ने बराबर से कर लिए, इट इज मास्टर सम्स। तो मास्टर सम्स का मतलब क्या होता है? ऐसे सम्स के भाई जिनको अगर आपने बराबर से कर लिया, देन इन दैट केस यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल फॉर द एनी अदर सम्स, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूसिव होते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, सो दैट यू कैन स्टार्ट द सेशन स्मूथली। ये जो पहला सम है ना, यही आपको लगेगा कि एकदम मास्टर क्वेश्चन के जैसा, इसके अंदर सारी चीजें हैं। हियर लेट्स स्टार्ट। अपना प्लीज एवरीबॉडी बी वेरी अटेंटिव एंड ये पीडीएफ को प्रॉपरली ओपन कर लो, बिकॉज जब अपन लोग ये सम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, तो अब यू नो विल हैव टू बी वेरी वेरी क्विक। मैं एकदम ऐसा पूरा सॉल्विंग नहीं करूंगा, बट जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करके आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहला है मेरा रॉ मटेरियल परचेज, दैट इज ओके। जीएसटी पेड ऑन द अबाउ 18% एंड एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर वो एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो मेरे जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है उसमें खाली ये जो 10 lakhs का फिगर है, 10 crores का फिगर है, उतना ही आएगा। यहाँ पे ये जो 18 lakhs 1 crore 80 lakh का फिगर है वो कट हो जाएगा, वो नहीं आएगा, बिकॉज इसका मेरे को जीएसटी क्रेडिट मिल जाएगा। सो इफ आई वांट 10 crore प्लस 1 crore 80 lakh माइनस 1 crore 80 lakh भी कर सकता हूँ, नेट मेरे पास बच जाएगा 10 crore। फ्रेट इनवर्ड्स विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, डायरेक्ट लेबर, कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है किधर? टुवर्ड्स एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। सो दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, ये आप लोगों के लिए मैंने स्पेसिफिकली देखो पॉइंट लिखवाया था डायरेक्ट लेबर में, अगर आप लोगों को याद होगा तो ये देखो प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स। तो बस बेसिकली यही मेरा काम है कि आप लोगों के जो जो भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है ना, वो मैं यहाँ पे कवर कर लूं, सो दैट जब आप लोगों के साथ मैं ये पीडीएफ शेयर करूं, आप इतना प्रॉपरली करके जाओ एग्जाम के लिए, एंड यू विल बी सेल्फ सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, ये मेरा रॉयल्टी जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, सो ये आई थिंक काफी अच्छा है, इजी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले जाएगा। अमाउंट पेड फॉर मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, लाइफ इज इक्विवेलेंट 2 years, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, बट बिकॉज दिस इज फॉर 2 years, तो 4,62,000 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, सो दिस विल बिकम 2,31,000। आई होप समझ में आ गया होगा। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, दो है, ऑफ एक तो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंजम्पशन, तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स वाला जाता है फैक्ट्री ओवरहेड में। बाकी इन जनरल पॉइंट्स जो है, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, तो ये फैक्ट्री बिल्डिंग वाला फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। ऑफिस बिल्डिंग वाला एडमिन में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी वाला फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। डिलीवरी व्हीकल्स वाला मेरा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। याद रखना, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज हो रहा है ना डिलीवरी व्हीकल, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में यूज हो जाएगा, and that's how it works. Got it? Okay, vehicles used by डायरेक्टर्स, तो ये भी अगर मेरा एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वाले पार्ट में चले जाएगा। सो आई थिंक दिस डन। हाँ, ये आ गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड डब्ल्यूआईपी, ये जाता है मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो अपने को ध्यान में रखना है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाता है। बाकी सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ एंड क्वालिटी कंट्रोल चेक्स, ये कहां पे जाएगा? क्वालिटी कॉस्ट में जाएगा बाय डिफॉल्ट, बिकॉज कौन सा क्वालिटी कॉस्ट? तो याद रखो फैक्ट्री ओवरहेड्स में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एडलेस हो जाता है, उसके बाद बनता है फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद क्यूआरएसीपी, तो जो क्यू है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, वहां पे ये वाला पॉइंट ऐड हो जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आर, फिर बाद में पोल्यूशन कंट्रोल, इंजीनियरिंग, admin paid for factory work, so ये जो admin paid for factory work is admin related to production, so ये तो मेरा admin related to production में निकल जाएगा। उसके ऊपर वाला देखो कहां पे जाएगा सर, expenses paid for pollution control and engineering and maintenance, सर ये कहां पे जाएगा? पोल्यूशन कंट्रोल, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, तो ये बन जाएगा मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स, मेंटेनेंस ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, तो ये फैक्ट्री के अंदर होता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा 26,600। फिर बाद में एक आता है और एक नाइस पॉइंट, एंड दैट इज दिस, सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर। सो प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर का जो सैलरी है दैट विल बिकम एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मार्क इट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब मेरे को लग रहा है यहाँ पे भी मैं इस चीज को ऐड कर देता हूं, सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर।
सो ये इसको इधर ऐड कर देते हैं अपन, सैलरी, ये एज पर मॉड्यूल है, पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर। समझ में आ गया अपने को? यस सर। फाइनेंस एंड अकाउंट, सेल्स मार्केटिंग, सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकिंग एंड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो जो प्राइमरी पैकिंग है वो QRACP में जाएगा, QRACP में जाएगा। एंड दूसरा है फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, ये जाएगा सेकेंडरी ओवरहेड्स में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो अपना जाता है ना, उधर ये वाला कॉस्ट ऐड हो जाएगा। ऑलमोस्ट इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, हाँ, ये जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। फीस पे टू लीगल एडवाइजर्स, ऑडिटर्स, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, ये सारा एडमिन में जाएगा। सो दैट्स ओके। परफॉर्मेंस बोनस किसको पे किया है? सेल्स स्टाफ को, तो ऑब्वियसली सेलिंग एंड सेलिंग ओवरहेड्स में चले जाएगा। बाकी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है एंड आई थिंक डन है। नाउ अ वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैं ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूं, एवरीबॉडी ध्यान देंगे। अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर वो, ध्यान से सुनना, अगर वो स्क्रैप मटेरियल का होता तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में लेस हो जाता, बट ये वाला स्क्रैप कहाँ का है? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो QRACP में अपन लोग इसको इंक्लूड करेंगे। ये रहा, ये देखो, ये रहा आपका QRA, और ये इधर आ गया है हमारा realizable value on sale of scrap and waste because it was during manufacturing process, because it was during manufacturing process. Hey, समझ गए everybody? With this I complete this master sum. देखा आप लोग ने काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना, तो वो अपन लोग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ पे मैंने तुम लोगों को लिखवा दिए, so तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैजिक बुक में भी ये ऑलरेडी मेरे जो मेन पॉइंट्स टू बी नोटेड है यहाँ पे है, सो यू कैन रिफर दैट एज वेल directly. Clear everybody? So with this we complete the very important master sum, और अब चलते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगेन अ वेरी नाइस सम ऑन द वे, मजा आ जाएगा ये सम करके, क्योंकि इसके अंदर भी 2-3 एडजस्टमेंट्स है जो बहुत अच्छे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। XYZ मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैज रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। 1 सितंबर मतलब ओपनिंग है, 30 सितंबर मतलब क्लोजिंग है। वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। द फर्म इंकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर अ टारगेटेड प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख यूनिट्स। प्लीज इस लाइन को ध्यान रखना, 1 लाख यूनिट्स का टारगेटेड प्रोडक्शन है। अब आगे उन्होंने देखो क्या बोला है, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड फैक्ट्री, अपने को पता है कि ये जाता है फैक्ट्री ओवरहेड में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो QRACP के R में जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है, यहाँ पे मेरे को पैकेजिंग कॉस्ट दिया है पर सेकेंडरी दिया है, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएगा। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट कहना से ये मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जनरल वाला है, तो ये एडमिन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो लास्ट वाला है उसमें जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएगा। फिनिश गुड्स ओपनिंग 0 दिया है एंड क्लोजिंग दिया है 5000 यूनिट्स। ओके, अब मेरी एक आदत है, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि देखो, जब भी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा इंफॉर्मेशन दिया है इन नंबर ऑफ यूनिट्स, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द मिसिंग लिंक। इसका मतलब कहना, इसे मैंने भी आप लोगों को फॉर्मूला में बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस यूनिट सोल्ड। अब आप लोग नोट करना कि आप लोगों का ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो यहां पे बोल दिया है 0। यूनिट्स प्रोड्यूस, तो इन्होंने बोल दिया टारगेटेड प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख यूनिट्स, तो इधर मैंने लिख दिया 1 लाख इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5000। अब आइडियली मेरे को मेरा यूनिट सोल्ड मिल जाएगा, बट एक छोटा सा एडजस्टमेंट है, बस वो एडजस्टमेंट अपन लोग देख लेते हैं एंड देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द यूनिट सोल्ड एज वेल। आओ, the defective output, which is 4% of targeted production, realizes 61 per unit. Closing stock is valued at cost of production, excluding administrative expenses. Cost of goods sold दिया हुआ है and direct employee cost is half of the cost of material consumed. Selling price per output is 110 per unit. अब इधर आता है मेरा जो रेड में हाईलाइट किया है सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। भाई मेरे को टारगेटेड प्रोडक्शन दिया है 1 लाख, उसका 4% ये लोग बोल रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी डिफेक्टिव। सो मेरा टारगेटेड प्रोडक्शन है 1 लाख यूनिट्स, उसका डिफेक्ट है 4%, सो ये मेरे पास हो जाता है 4000 यूनिट्स। ये मेरे पास
हो जाता है 4000 यूनिट्स। क्या हो जाता है ये 4000 यूनिट्स डिफेक्ट, राइट। सो अब मेरे पास नेट आउट जो नेट मेरा प्रोडक्शन है वो मेरे पास कितना बचेगा, करेक्ट, दैट विल बी 96,000 यूनिट्स, दैट विल बी 96,000 यूनिट्स। समझ में आ गया आप लोगों को? 1 लाख का टारगेटेड प्रोडक्शन था, बट उसमें वो लोग बोल रहे डिफेक्टिव हो गया 4%, तो जो डिफेक्टिव हो गया वो तो अपन लोग बेचने नहीं जाएंगे। बच गया मेरे पास 96,000। सो अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई मेरा फाइनल नेट प्रोडक्शन तो 96,000 का हुआ, उसमें से 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, तो मेरे को मिल जाता है यूनिट सोल्ड विच इज 91,000 यूनिट्स। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आप लोग नोट करेंगे कि सारी इंफॉर्मेशन अब अपने पास है। ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट जो फॉर्मेट है उसमें पुटअप करते जाना है, जो भी बैलेंसिंग फिगर है उसको अपन लोग फाइंड आउट करते जाएंगे। अगर आप लोग नोट करते तो इन्होंने देखो सेलिंग प्राइस आउट दे दिया है 110 पर यूनिट, और अब मेरे पास 91,000 का टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स भी है। तो 91,000 इंटू 110 में जैसे ही करता हूं, कहना से मेरे को मेरा टोटल सेल्स मिल जाएगा। बस यहां से कहानी शुरू हो जाएगी, बाय बिकॉज अब मेरे पास यहाँ पे टोटल सेल्स आ गया। फिर उसी के ऊपर देखो आप लोग, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है वो लोग ने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे दिया है, एंड दैट दे हैव गिवन अप टू द अमाउंट ऑफ रुपीज 78,26,000। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, cost of production per unit is equal to cost of goods sold per unit if opening stock is zero। यहां पे ये क्वेश्चन के लिए ही तो वो चीज पढ़ाई थी, ये रहा वो पार्ट। ये देखो, इफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज नील, यस नील है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट। क्या यहां पे मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट निकाल सकता हूं? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है 78,26,000। हेलो, कितना? 78,26,000। मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, कितना है मेरा पास नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड? 91,000 यूनिट्स। तो कैन आई से मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट मिल जाएगा, तो 78,26,000 डिवाइड बाय 91,000, तो ये मिल जाता है ₹86 पर यूनिट। ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट हुआ, बट अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नील है, देन इन दैट केस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज ऑल्सो इक्वल, एंड ये मेरे को मिल जाएगा 86 पर यूनिट। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बातें? अब कितने टोटल मेरे क्लोजिंग स्टॉक में है? 5,000। सो इसी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5,000 यूनिट्स के साथ, 86 मल्टीप्लाई बाय 5,000, एंड मेरे को फाइनल आंसर आ जाता है 4,30,000 इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जरा देखो तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स 4,30,000 आया ना? बस, तो सिस्टमैटिकली अगर अपन लोग चीजों को सॉल्व करते जाएंगे, ट्रस्ट मी, थिंग्स विल बिकम वेरी मच मैनेजेबल। अब चीजें बहुत इजी हो जाएगी, बिकॉज अब देखो यहाँ पे, हाँ अब देखो यहाँ पे आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है मेरा 0, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो अब मेरे को आया 4,30,000, ये इज इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और क्वेश्चन में ये भी दे दिया है अपने को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो जरा कितना दिया है, इट इज गिवन टू बी 78,26,000। सो ये मैंने ले लिया 78,26,000। अब अगर मेरे को इधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करना है, क्या ना इसे मैं रिवर्स वर्किंग करके फाइंड आउट कर सकता हूं। तो 78,26,000 प्लस 4,30,000 मेरे को मिल जाता है 85 लाख, सॉरी 82,56,000। जी हाँ, दिस इज माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बस ऐसे ही करते करते अपन लोग जितनी भी चीजें इसमें फाइंड आउट कर पाएंगे। नाउ थिंग्स आर वेरी इजी। ये देखो अभी, अब अपन लोग सीधा इधर आ सकते हैं। मेरे को टोटल यूनिट्स था 1 लाख, उसमें से 4% का डिफेक्ट निकला, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 मेरा था, मेरे को मिल गया 91,000 एज माय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। उसको मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक मिल गया का वैल्यू मिल गया। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया 82,56,000, राइट। अब मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अब रिवर्स जाना है अपने को, राइट। सो अपन क्या करते हैं यूजुअली कि भाई फैक्ट्री कॉस्ट प्लस QRACP इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
अब इस क्वेश्चन में मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इस क्वेश्चन में मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और अब मेरे पास क्यू आर ए सी पी भी है। तो कहना इसे मैं रिवर्स जाऊंगा, करेक्ट, जब मैं रिवर्स जाऊंगा तो माइनस कर दूंगा तो मेरे को फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा एंड मैं यहाँ पे रिवर्स गया 82,56,000 मेरे को मिल गया। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में एंड एक बहुत क्रूशियल एडजस्टमेंट दिया हुआ है सेल ऑफ स्क्रैप का गाइज। तो देखो ये सेल ऑफ स्क्रैप का क्या एडजस्टमेंट है, यहां पे बोला है दैट हाँ डिफेक्टिव आउटपुट वो 4% जो है रियलाइजेस 61 पर यूनिट। डिफेक्टिव आउटपुट तो आउटपुट लेवल मतलब प्रोसेस हो गया उसके बाद बेचा है तो आपको क्यू आर एसीपी में से माइनस करना पड़ता है एंड यहाँ पे जो 4000 यूनिट्स मेरे आए थे मल्टीप्लाई बाय 61 2,44,000 इज द क्रेडिट फॉर रिकवरीज। अब याद रखना क्यू आर एसीपी में ये सब चीजें जो ऐड हो रही है, देखो रिवर्स जा रहे हो तो जो चीज ऐड हो रही है ना उसको आप लेस करते हो, बट सी लेस हो रहा था तो उसको ऐड करोगे। छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है गाइस। तो ये देखो इधर ये ऐड हो जाता है, ये दोनों लेस हो जाते हैं, मुझे मिल जाता है मेरा फैक्ट्री कॉस्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था, मुझे मिल जाता है मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा एवरीबॉडी, यस सर। अब और अपन लोग रिवर्स आते जाएंगे तो ये देखो मेरे पास कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री आ गया। अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी है। यूजुअली तो जब मैं प्राइम फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड करता हूं तो मैं क्या करता हूं, ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे रिवर्स जा रहा हूं मैं तो रिवर्स करूंगा तो ओपनिंग स्टॉक को लेस किया है मैंने एंड क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किया है, मुझे मिल गया कॉस्ट ऑफ ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। गॉट इट। अगेन इसमें वापस से रिवर्स जाऊंगा, मेरे को क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट गिवन है गाइस, देखो जरा प्राइम कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है ना। इधर गया आई होप गिवन हो, नहीं है तो अपन फाइंड कर लेंगे यार, क्यों टेंशन लेते हो। चलो नहीं है ठीक है कोई बात नहीं। सो देखो यहाँ पे मेरे पास अच्छा मैं तो इधर से फाइंड आउट कर लूंगा ना, सॉरी। सो मेरे पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया है, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैं माइनस करूंगा तो मेरे को प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, माय बैड। सो फैक्ट्री कॉस्ट इसमें मैंने अगर ये मेरी चीजें माइनस कर दी तो मुझे मिल जाएगा मेरा प्राइम कॉस्ट। अब लास्ट एस्पेक्ट है, उन्होंने बोला है दैट डायरेक्ट लेबर इज 50% ऑफ मटीरियल कंज्यूम। तो मटीरियल कंज्यूम x, डायरेक्ट लेबर 0.5x, ये सब मिला के बनता है प्राइम कॉस्ट। बिकॉज डायरेक्ट एक्सपेंस का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, x प्लस 0.5x तो मुझे x मिल जाएगा 52 लाख। बैलेंसिंग फिगर मेरा इसका 50% हो जाएगा डायरेक्ट लेबर विच इज 26 लाख। इसी के साथ ये सम होता है पूरा का पूरा कंप्लीट। अब इसमें भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का फिगर आ गया है, value of material purchased is what you will be able to calculate. Mark it as very important and nice question and I hope आप लोगों को systematically एक एक चीज समझ गई होगी, जो भी बारीकियां थी इस सम की वो सारी मैं आप लोगों को बता चुका हूं एंड साथ ही साथ में अपन लोग ने इसको सॉल्व कर लिया। समझ में आया, मजा आया। चलो अब चलेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस लास्ट में फिर ये सारे जो अपने पास एस्पेक्ट्स आए ना उसका एक मस्त वाला कॉस्ट शीट बना लेंगे एंड काम हो जाएगा अपना। क्या बोलता है पब्लिक, डन। फिर बाद में अपन लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर एंड दैट इज कॉस्ट रिलेशनशिप एंड परसेंटेज एनालिसिस। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सब चीजों का अपने को इंफॉर्मेशन दिया है, अपने को बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करते जाना है। ये देखो डायरेक्ट मटेरियल दिया है 12.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट लेबर दिया है 17.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिया है, प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिया है एंड प्रॉफिट दिया है 15% ऑफ सेल्स। अब सब चीज परसेंटेज में अपने को नहीं पता है कि सेलिंग प्राइस क्या है, तो लेट सेलिंग प्राइस भी 100। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये देखो सेलिंग प्राइस को 100 लेता हूं तो मेरा प्रॉफिट उन्होंने बोला है 15% ऑफ सेल्स। तो मैं भी देखो इसको कैसे सॉल्व करता हूं। ठीक है, सो मेरा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लो इसको, प्लस प्रॉफिट उन्होंने बोला है इज इक्वल टू सेल्स। प्रॉफिट उन्होंने दे दिया है 750। ध्यान से सुनना, उन्होंने बोला है प्रॉफिट इज 15% ऑफ सेल्स। मुझे नहीं पता है कि प्रॉफिट कितना मीन सेल्स कितना है। लेट सेल्स भी 100 तो प्रॉफिट हो जाएगा 15, मेरे को कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा 85। बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 750 इंटू 100 डिवाइड बाय 15 ये मेरे को मिल जाता है 5000। और एक बार ये चीज मिल गई 5000, बस अब उसका रिवर्स कैलकुलेशन करते जाओ। मेरा 15% है
प्रॉफिट, तो 5000 का 15% 750 प्रॉफिट आ गया, और रिवर्स जाओ तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाता है 85% विच इज 4250। समझ आ गया, चलो डन। अब और क्या बोला है देखो, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर इज ऑल्सो परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 100 5000 अपने पास है ही, उसका 12.5 डायरेक्ट मटेरियल ले भाई, उसका 12.5 डायरेक्ट मटेरियल, उसका 17.5 डायरेक्ट लेबर, तो मेरे को इससे प्राइम कॉस्ट भी मिल गया, तो वो भी मैंने ले लिया। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या बोला है 10% ऑफ 1/3 ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब मेरा बिकॉज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट आ गया, उसका मेरे को 1/3 करना है, तो 30% आ रहा है इफेक्टिवली, 30 का 1/3 कितना होता है 10%, तो ये रहा 10% ऑफ 1/3 ऑफ दैट, तो 1500 आया था, उसका 1/3 इज 500, तो ये भी मेरा आ गया। इसी के साथ लास्ट पॉइंट उन्होंने दिया है ये वाला, प्रोडक्शन ओवरहेड इज 50% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। अब मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अभी देखो यहाँ पे भी मैं तुम लोगों को एकदम सिंपल वे बता देता हूँ क्या है। मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गया है 40 का, ठीक है, इसमें मैं एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड करता हूं, तो मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। अब इन्होंने बोला है प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज 50% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, लेट प्रोडक्शन कॉस्ट बी एक्स। भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एक्स लेते हैं, तो ये हो गया 0.5x। भाई टोटल फैक्ट्री ओवरहेड प्लस एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरीबॉडी बराबर। मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉइंट एक्स है, मेरे पास एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन 0.5 है, अरे बैलेंसिंग फिगर फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा ना 0.5x, बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दिस रिप्रेजेंट्स 0.5, 40 रिप्रेजेंट्स 0.5, तो x 100 रिप्रेजेंट्स 80, तो मेरे को ये भी मिल जाएगा एंड दैट विल बी 40, एंड यू कैन सी हियर ये दोनों सेम हो गए, बस। तो 40 40 ये भी मिल गया, इधर 80 है इधर 85 है, बैलेंसिंग फिगर 5% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाएगा। विद दिस क्वेश्चन 3 का जो मेरा कॉस्ट शीट था वो भी एकदम स्मूथली कंप्लीट हो गया। ए समझ गए एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A fire occurred in the factory premises on 31st of October. The accounting records have been destroyed. Certain accounting standards kept in another building reveal the following for the period 1st September to 31st October। तो अब ये इंफॉर्मेशन अपने पास है, इससे अपने को इन शॉर्ट पूरा का पूरा कॉस्ट शीट बना के देना है, जो फायर का अपने को इंश्योरेंस दे देंगे उसको। सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट मटेरियल परचेज, तो ये अपने लिए इजी है, वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है ऑन 1st सितंबर, तो ओपनिंग WIP है। डायरेक्ट मटेरियल ऑन इन्वेंट्री ऑन 1st सितंबर, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑन 1st सितंबर, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैं ये सम करवा रहा हूं। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। क्या है ये बताऊंगा, रुक जाओ। फिर आता है मेरा सेल्स रेवेन्यू, मतलब माइल इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है, अब इसको एनालाइज करेंगे। सेल्स रेवेन्यू दे दिया है, डायरेक्ट लेबर उन्होंने दे दिया है, प्राइम कॉस्ट दे दिया भाई, और क्या चाहिए लाइफ में, मतलब उसने आपको डायरेक्ट लेबर दे दिया है, उसने आपको प्राइम कॉस्ट दे दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है नहीं। तो मेरे को बताओ भाई, अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है 220 to 250, मेरे पास प्राइम कॉस्ट का इंफॉर्मेशन है 397 750, क्या ना इससे मेरे को डायरेक्ट मटेरियल एज अ बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा करके? अरे बोलो बोलो चल चल, क्या ना इससे मेरे को डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, एंड दैट विल बी 397 750 minus 222 250, एंड दिस विल बी 175 500। बस याद रखना अपने को ये जरूरत पड़ने वाला है। फिर बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये अपन लोग ने अभी जब रिवाइज कर रहे थे तब देखा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। देखो ये बारीकियां पता होना चाहिए, तो इट हेल्प्स। देन क्रॉस मार्जिन परसेंटेज बेस्ड ऑन रेवेन्यू 30%, सेल्स भी दिया है, ग्रॉस मार्जिन रेवेन्यू ऑन ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो इन शॉर्ट प्रॉफिट भी अपने को पता है, तो उससे अपन लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर पाएंगे। अब जो भी इंफॉर्मेशन है फटाफट क्यों ना उसको अपन लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर ले, फिर जो बचा है उसको फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। ओ तो मेरे पास सेल्स है, मैंने पुटअप कर दिया 15 30, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला भाई 30% ऑन रेवेन्यू, तो इधर मैंने उसका 30% डाल दिया, तो मेरे को इधर कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया, बराबर है। क्या पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी एडमिन जनरल एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी दिखा? नहीं दिखा, तो हमारे को मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,25,000। अब ये हम लोग एक बहुत ही अच्छे पड़ाव पे आ चुके हैं। अब
उन्होंने अपने को दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एकदम स्टार्टिंग में ही दे दिया था। ये देखो आप लोग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो अपने को एकदम स्टार्टिंग में ही दे दिया है। सो विच इज दिस, ये रहा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 37,750। तो अब अपने को इसको यूज करना है। सो किधर गया? हाँ, 37,750 दिया हुआ है उन्होंने अपने को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल उन्होंने अपने को दिया हुआ है। रिवर्स वर्किंग से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक आ गए। देखो सेल्स था, सेल्स में से अपन लोग ने प्रॉफिट माइनस किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आया। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अपन लोग सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, बट ये तीनों है ही नहीं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, बैलेंसिंग फिगर मेरे को मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। लग रहा सुनने में बहुत इजी है, जब एग्जाम में या कहीं पे सॉल्व करोगे ना तब इतना इजीली क्लिक नहीं होगा। इसके लिए अपन रिवीजन में इसको बराबर से कर रहे हैं। अब कहना से ये मेरा बैलेंसिंग फिगर मेरे को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मिल गया, वेरी नाइस। अगेन पीछे जाऊंगा मैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल सेल है, इसमें से जब मैं ओपनिंग स्टॉक को माइनस करूंगा, रिवर्स जाते हैं तो माइनस रिवर्स हो जाता है आपका साइन भी, तो 555 775 में से 37,750 माइनस करूंगा, आई विल गेट 518,025। I will get 518,025 which is my cost of production, which is my cost of production। समझ में आ गया? सो कहना इसे इधर तक की तो सारी चीजें मेरे को पूरी की पूरी क्लियर है, ठीक है। अब आता है एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कुछ दिया हुआ नहीं है तो वो भी जीरो, तो मेरे को मेरा फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया 518,025। क्लियर एवरीवन? यस सर। अब आ रहे अपन लोग अपने मोस्ट क्रूशियल पॉइंट के ऊपर, और वो है वो कन्वर्जन कॉस्ट वाला पॉइंट। देखो एक चीज समझना, मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल है, मेरे पास मेरे पास डायरेक्ट लेबर है, मेरे पास प्राइम कॉस्ट है, मैंने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट कर लिया, मैंने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 1,75,500 मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया था, राइट। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, मेरे पास रॉ मटेरियल परचेस्ड भी है, कहना इसे मेरे को मेरा क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। सो कहना इसे मेरे को मेरा क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा 94,500। सो ओपनिंग स्टॉक 20,000, सॉरी कुछ आ गया, हाँ, ओपनिंग स्टॉक 20,000 बराबर है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 एड परचेजेस 2,50,000। सो ये भी मैंने इधर ऐड कर दिया, तो मेरे को मिल गया 2,70,000। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड मेरे को आ गया 1,75,500 एंड मुझे मिल जाएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर। सो 2,70,000 माइनस 1,75,500, 94,500 इज माय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इधर की भी सारी चीजें हो गई, बस अब वो कन्वर्जन वाला पॉइंट है, उसको तुम लोगों को मेरे को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, वो मैं अभी यहाँ पे कर दूंगा। सुनना भी, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है ये तुम लोगों को मैंने यहाँ पे देखो बताया हुआ है। कन्वर्जन कॉस्ट इज डायरेक्ट लेबर जो है ही नहीं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। सो कनेक्शन क्या क्या है, डायरेक्ट लेबर का है और दूसरा है मेरा फैक्ट्री कॉस्ट, इन दोनों को मिला के बनता है कन्वर्जन कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, बट डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है ही नहीं, सो ये अभी है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो बचा मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। सो डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू कन्वर्जन कॉस्ट, राइट। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, इधर देखेंगे, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जिसको अपन लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं, is 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, इज 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। ये फैक्ट्री कॉस्ट नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखना चाहिए मेरे को, सॉरी। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब वही इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये देखो क्या बोला है वो लोग ने, इज 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। सो मेरा कन्वर्जन कॉस्ट लेते हैं अपन 100, उसका 40% है ये, तो बचा 60 मेरा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर मेरे को क्वेश्चन में दे दिया है 220 टू 250, तो अगर यहां पे लिख लेता हूं डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट समझो 100 है, ये मेरा हो जाएगा 60, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स वो लोग ने बोला है ना, इज इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट।
ठीक है। अब यहां पे मैं 60 के सामने लिखता हूं 222 250 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप मेरे को बताओ कन्वर्जन कॉस्ट कितना आ जाएगा। तो 222 250 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 60 370417 माइनस 222250 एंड मेरे को मिल गया 148 167 एज माय फैक्ट्री ओवरहेड्स, एज माय फैक्ट्री ओवरहेड्स। समझ में आ गया आप लोगों को? था ना ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग बट इजी पॉइंट एंड वी हैव डन इट। अगेन बस ध्यान में क्या रखना है, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू कन्वर्जन कॉस्ट। मेरे को डायरेक्ट लेबर, अब मेरे को कन्वर्जन कॉस्ट पता है, ये दोनों को मिला के 100 है, बराबर ना। तो उसमें से इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग बोला है इज 40%, तो बचा डायरेक्ट लेबर 60%। डायरेक्ट लेबर का अमाउंट दिया हुआ है तो 60% अगर 220 टू 250 है तो 100% कितना, उसमें से 220 टू 250 माइनस कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी है, मुझे मिल जाएगा यस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी भी, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स या जिसको अपन लोग बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है बाय रिवर्स वर्किंग। समझे ना कैसे तार जुड़ गए? प्राइम कॉस्ट, उसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड्स, अभी अपन लोग ने कन्वर्जन कॉस्ट से कैलकुलेट कर लिया 40% जो अपना है 148 167 बराबर। ओ एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी कर लिया 40,000 तो 585 917 है। मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट है विच इज 518025। Balancing figure will become my closing WIP. Balancing figure will become my closing WIP, which is 67892. Hey, something to do. Done, 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 done. So this is how the sum worked up. देखो सॉल्व भी करोगे इसको साथ साथ में तो इट विल बी बेटर। डाउनलोड कर लेना पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल एंड आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। ओके गॉटचा एवरीबॉडी? यस सर। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा ये वाला क्वेश्चन भी। कन्वर्जन कॉस्ट वाला हो गया होगा आपको, रिवर्स वर्किंग अभी अपने को अच्छी तरह से समझ में आ गई है, और क्या चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर विच इज अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलो फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एकदम मतलब मैं आपको एकदम टॉप लेवल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मतलब इसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कॉन्सेप्ट वाइज इंस्टीट्यूट कुछ और पूछेगा। सो आई थिंक लेट्स डू इट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। एसके इंजीनियरिंग कंपनी manufactures two types of auto bearings, XD and XE. The company records the following particulars those bearing for the month of May. Direct material, direct labor, production overhead, office overhead दिया है पूरे के पूरे फैक्ट्री का, पूरे के पूरे फैक्ट्री का उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दिया। मेरे हिसाब से एक काम करो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ ना। एक एक रीजन है, तुम लोगों को पहले मैं 6 क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर बाद में 5th पे आएंगे तो इजीली हो जाएगा और भी। So, in a manufacturing company, the factory overheads are, आ जाओ 6th पे आ जाओ। The factory overheads are charged as a fixed percentage of direct labor and office overheads and are charged on the basis of percentage of fixed of factory overheads. एक सेकंड ना। And office overheads are charged on the basis of factory cost. So अब इधर देखो क्या बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड दूसरा क्या बोला है, ऑफिस ओवरहेड्स इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। बराबर है, ये क्वेश्चन में दे दिया है, डन। अब देखो इधर डायरेक्ट मटेरियल उन्होंने दे दिया है, डायरेक्ट लेबर दे दिया, अपन लोग खाली प्रोडक्ट ए के ऊपर फोकस करेंगे। प्रोडक्ट बी क्या सेम टू सेम चीज आप लोग कर लेना। प्रोडक्ट ए का वो लोग ने डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दे दिया, इन शॉर्ट अपने पास प्राइम कॉस्ट आ गया है। यस सर। अब उन्होंने बोला है फैक्ट्री ओवरहेड्स इज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। कितना परसेंटेज वो नहीं दिया है, वही तो अपने को बेटा फाइंड आउट करना है। तो लेट दैट बी एक्स परसेंटेज। तो देयरफॉर इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा, लेट फैक्ट्री ओवरहेड्स इक्वल टू एक्स परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर तो वो लोग ने दे दिया है, तो अपन लिखेंगे देयरफॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना हो गया,
x अपॉन 100 इंटू डायरेक्ट लेबर है 15,000। देखो बेटा ए का डायरेक्ट लेबर है 15,000, तो इधर 15,000 0 0 कट, देयरफॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू 150x। क्या समझ में आया आप लोगों को? ए का फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 150x। डन डन। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या बोला है वो लोग ने कि ऑफिस ओवरहेड्स इज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अब सुनो, मेरे को पता है मेरा डायरेक्ट लेबर कितना है। मेरा डायरेक्ट लेबर है 15,000, मैं एक ही बात कर रहा हूं। मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स भी अब मेरे पास आ गया है विच इज 150x। 150x समझ में आया ना? फैक्ट्री ओवरहेड्स इज x परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। x परसेंटेज, तो x परसेंटेज कैसे लिखते हैं? x अपॉन 100 इंटू 15,000, 0 0 कट, 150x बचा, वो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स है। दोनों मिला के बनता है मेरा फैक्ट्री कॉस्ट विच इज ऑलरेडी गिवन टू, तो ये मेरा आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। बट उन्होंने क्या बोला है? ऑफिस ओवरहेड्स आर चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अरे इधर फैक्ट्री कॉस्ट के बंदे ये लोग ऑफिस ओवरहेड्स को भी उस पे चार्ज कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सो इन शॉर्ट मेरा अभी डायरेक्ट लेबर है मेरा 15,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स है मेरा 50 है 150x। अच्छा बीच में डायरेक्ट मटेरियल भी है तो वो भी मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पे, तो मेरे को फैक्ट्री कॉस्ट भी आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल भी ऐड कर दूंगा ना भाई, फैक्ट्री कॉस्ट में तो डायरेक्ट मटेरियल भी ऐड होता है विच इज 19,000। सो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट टोटली कितना हो जाता है? 34,000 प्लस 150x। बराबर है? बराबर है। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में? ऑफिस ओवरहेड्स इज इक्वल टू कोई तो भी परसेंटेज, अपने को नहीं पता, लेट इट बी 5% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। लेट इट बी 5% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। समझ में आया? यस सर। तो ऑफिस ओवरहेड्स हो जाएगा 5 अपॉन 100 इनटू फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 34,000। जस्ट अ मोमेंट। अब देखो ऑफ, जैसे अपन लोग ने इसका क्या था ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज x परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, वैसे यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड्स इज y परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितना है बेटा? मेरा फैक्ट्री कॉस्ट है 34,000 प्लस 150x। इसको सॉल्व करो, जब इसको आप ओपन करोगे ना, जब इसको ओपन करोगे तो ये 34,000 तो कट हो जाएगा सीधा, तो टेंशन ही नहीं है। तो ये अपने पास बचेगा, ये देखो ये पूरा उसमें डालेगा तो अपने पास बचेगा 340y प्लस 150xy। ये मेरे को मिल जाएगा मेरा ऑफिस ओवरहेड्स। भाई साहब समझे क्यों करवा रहा हूं ये सब? देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरा आया था 150x, ये देखो इधर मेरा 150x आया। मेरा फैक्ट्री कॉस्ट आ रहा है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स विच इज माय 34,000 प्लस 150x। ऑफिस ओवरहेड्स भी अभी मेरा आ गया है 340y प्लस 150xy। एक सेकंड ना, ये 100 इसको भी तो अप्लाई होगा, तो 1.5xy 1.5xy मेरे से मिस्टेक हो गया यहाँ पे 1.5। हाँ अरे y बाय 100 इंटू दोनों है ना 34,000 पे भी वो डिवाइड बाय 100 आएगा, 150x के ऊपर भी डिवाइड बाय वो आएगा 100, तो 150 डिवाइड बाय 100 तो 1.5xy। समझ में आया आपको? सो 340y प्लस 1.5xy ये हो गया मेरा ऑफिस ओवरहेड्स। अब सुनो, फैक्ट्री कॉस्ट एड ऑफिस ओवरहेड्स, अपने को मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। अपने को मिल जाएगा टोटल कॉस्ट कितना? 34,000 प्लस 150x प्लस 340y प्लस 1.5xy। 34,000 प्लस 150x प्लस 340y प्लस 1.5xy। ए समझ गए एवरीबॉडी? अब ये मेरा टोटल कॉस्ट आ गया। क्वेश्चन में नोट करना, सेल्स दिया है और प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट। एक सेकंड में आ जाएगा। देखो सेल्स 60,000, लेट दिस बी 100। प्रॉफिट लेट दिस बी, प्रॉफिट कितना बोला है देखो 25% ऑन कॉस्ट। अच्छा तो ये कभी भी अगर ऑन कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट को 100 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। तो ये 100 है तो प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, तो ये हो जाता है 120। एम आई राइट एवरीबॉडी? सो 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 120, ये आ जाता है 50,000। मैंने कुछ मिस्टेक किया और 25% ऑन कॉस्ट है सर, 25% ऑन कॉस्ट है, तो ये ले लो। कॉस्ट को अगर देखो कॉस्ट के ऊपर है तो कॉस्ट को 100 लेने का, तो प्रॉफिट क्या वो लोग ने बोला है? प्रॉफिट वो लोग ने बोला है सर 25%, तो ये 125 हो जाएगा। सो 60,000 इंटू 100 बेटा
डिवाइड बाय 125 करता हूं तो मेरे को आ जाता है 48,000, तो मेरा कॉस्ट आ जाता है 48,000। बस अब इस इक्वेशन को इक्वेट कर दो, 34,000 प्लस 150x प्लस 340y प्लस 1.5xy इज इक्वल टू 48,000 एंड दिस इज प्रोडक्ट ए का मेरा टोटल इक्वेशन। वैसे ही प्रोडक्ट बी का भी इक्वेशन बनेगा, दोनों को साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करना है एज अ मैथमेटिक एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। हो गया ये सम भी कंप्लीट। चलते हैं अपन लोग अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब मैं क्यों बोल रहा था पता है क्या, क्योंकि इसमें भी वो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर और वो वाला चीज है। तो अब यहाँ पे अपन लोग ने इतना मस्त कर लिया है कि भाई जो भी परसेंटेज दिया है जिसका भी, उसको लिख लो। क्या बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज्ड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज्ड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर। ऑफिस ओवरहेड्स आर चार्ज्ड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। एज इट इज लिख देने का। फिर परसेंटेज पता है क्या, नहीं पता है, एक्स ले लिया। डायरेक्ट लेबर पता है क्या, पता है 15,000, मल्टीप्लाई कर दो उसको एक्स परसेंटेज के साथ, 150x आ गया, वो अपना फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। वैसे ही ऑफिस ओवरहेड आ जाएगा एंड दिस इज हाउ द सिस्टम विल वर्क अप। समझ गुड एवरीबॉडी। एंड अब आते हैं अपन लोग अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो ये जो कंपनी है एसके इंजीनियरिंग, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है एक्सडी और दूसरा बनता है एक्सई। इन्होंने क्या किया है, दोनों का कंबाइंड कॉस्ट दे दिया है। तो डायरेक्ट मटेरियल एक्सडी प्लस एक्सई का, डायरेक्ट लेबर एक्सडी प्लस एक्सई का, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्सडी प्लस एक्सई का एंड ऑफिस ओवरहेड्स भी एक्सडी प्लस एक्सई का। देयर वाज नो डब्ल्यूआईपी एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द मंथ। इट वाज असर्टेन्ड दैट, सबसे पहला, direct material cost per bearing for type XD was 160% of those of type XE। मतलब एकदम सिंपल है। मैं डायरेक्ट मटेरियल बताता हूँ, डायरेक्ट लेबर आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। ये देखो मेरा ये डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। XD का पर बेरिंग फॉर टाइप XD was 160% ऑफ XE। मतलब XE का अगर X रुपीज पर यूनिट है, देन एक्स डी का कितना हो जाएगा, रुपीज 1.6x पर यूनिट, 1.6x पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर सेम, एक्स ई 40% ऑफ दोज ऑफ टाइप एक्स डी। इसमें उल्टा है, इसमें क्या बोला है कि भाई एक्स ई का वॉज 40% ऑफ एक्स डी, मतलब एक्स डी का अगर एक्स है तो एक्स ई विल बी 0.4x पर यूनिट। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करना है बता दो। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड, क्यों मैंने नेक्स्ट सम पहले करवाया, ये देखो इधर, प्रोडक्शन ओवरहेड वर अब्सॉर्ब्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड ऑफिस ओवरहेड वर अब्सॉर्ब्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। इसको कैसे यूज करना है 2 मिनट रुक जाओ, सब बताऊंगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर 2, वो तो ठीक है। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी वो लोग ने दिया हुआ है, सो दैट इज आल्सो ओके। प्रोडक्शन फॉर मे was 2,70,000 bearings of XD and 3,30,000 bearings of XE। अब इधर ध्यान देना एवरीबॉडी। सो मेरे पास XD है और XE है। XD का प्रोडक्शन उन्होंने बोला है 2,70,000 यूनिट्स एंड XE का बोला है 3,30,000 यूनिट्स। आई होप नंबर्स बराबर है, ठीक है। 270 का प्रोडक्शन एंड 330 का प्रोडक्शन। अब इन्होंने क्या बोला है, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, तो एक्स डी के लिए अपन लोग ने कैलकुलेट किया कितना, 1.6x पर यूनिट एंड इसका है x पर यूनिट। टोटल देखो कितना होता है, सो 2,70,000 into 1.6 will give me 4,32,000 x प्लस 3,30,000 x। ये टोटल मिला के तो उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है एंड दैट इज 38,10,000, 38,10,000। अब आप मेरे को बोलो 432 प्लस 330 हुआ टोटल 762,000 x एंड यहाँ पे 38,10,000, सो 38,10,000 डिवाइड बाय 762 will give me rupees 5। सो ये 38,10,000 आ गया। सो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मेरे को सर, 38,10,000 डिवाइड बाय 7,62,000 सर इज इक्वल टू रुपीज 5 पर यूनिट। ए समझ गए। सो ये x अगर 5 है तो ये इधर 5 है, तो ये 1.6 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1.6 एंड दैट इज 8 रुपीज। हो गया अपना काम। सेम वे में आपको डायरेक्ट लेबर भी कैलकुलेट कर लेना, आई एम श्योर आप लोग कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, विच इज दिस,
प्रोडक्शन ओवरहेड वर अब्सॉर्ब्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. व्हाट अ ब्यूटीफुल पॉइंट. अब सुनो, प्रोडक्शन ओवरहेड है मेरा 6,03,000. ठीक है, उन्होंने बोला है प्रोडक्शन ओवरहेड वाज ऑब्जर्व्ड ऑन डायरेक्ट लेबर. इसका मतलब कैसे, इसका इंटरप्रिटेशन होता है ये कि भाई देखो, मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड है 6,03,000. इट वाज अब्सॉर्ब्ड ऑन डायरेक्ट लेबर, मतलब जितना परसेंटेज यहाँ पे है उतना ही रहेगा, मतलब 20,10,000. वेट वेट वेट, आई टेल यू. 20,10,000 मतलब कितना हुआ इसका परसेंटेज, तो 6,03,000 डिवाइड बाय 20,10,000 and that is 30%. So in short, production overhead is 30% of direct labor. अब मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली डायरेक्ट लेबर कैलकुलेट करना सीख लिया है. इंडिविजुअली देखो, मेरे को डायरेक्ट लेबर कैलकुलेट करना आ गया 13,40,000. तो प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होगा उसका 30%, बिकॉज प्रोडक्शन ओवरहेड इज ऑब्जॉर्व एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर. व्हाट परसेंटेज, वो भी अपन लोग ने कैलकुलेट किया, दैट इट इज 30%. समझ में आया. सेम वे क्या बोला है, सेम वे और क्या बोला है, दैट ऑफिस ओवरहेड वर अब्सॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. तो अभी जैसे अपन लोग ने नेक्स्ट में किया था ना, तो ऑफिस ओवरहेड जो भी आएगा दैट विल बी अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. तो यहाँ पे अपने को देखने का, भाई मेरा ऑफिस ओवरहेड है 642 और फैक्ट्री कॉस्ट है 642 64,23,000, मतलब 10% हुआ. ये देखो इसका 10%, ये देखो इसका 10%. सो ऑफिस ओवरहेड्स इज अब्सॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. बस यही दो मेन चीज थी इसमें. एक ये कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एक्स एंड लेबर का भी सेम वे में. एंड दूसरा था परसेंटेज, अगर अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो वो अपन लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर परसेंटेज दिया है तो, या नहीं भी दिया है तो अपन लोग परसेंटेज कैलकुलेट करके कैसे उसको इंडिविजुअल लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं. तो इन्होंने बोल दिया भाई प्रोडक्शन ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर 30% बैठ रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड एज एडमिन ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट 10% बैठ रहा है. बस तो 10% इधर अप्लाई कर दो, 10% अप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर. बाकी तो सम जो अपन लोग करते हैं वैसा ही है, नथिंग ग्रेट. ओके ओके, सो विद दिस होता है अपना ये रिवीजन कंप्लीट. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स बीच में हो या कुछ भी हो, देन इन दैट केस यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. ये मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं मेरा. जस्ट मेरे को एक हाय बोल देना और अपना नाम लोकेशन बता के यू कैन आस्क एनी डाउट्स दैट यू वांट टू आस्क. चलो गाइस, टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता. कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन? सो मैंने इसमें फॉर्मूलाज, नोट्स, सम्स, सारी चीजें जो मेरे लिए पॉसिबल थी वो कर ली है. आई होप इट वाज टोटली बेनिफिशियल टू यू एंड या ग्रेट. बस ऐसे ही सारे चैप्टर्स आपके पास आते जाएंगे, एंजॉय करते जाइए एंड बस अच्छी तरह से एग्जाम देके अच्छे मार्क्स लाते रहिए. 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रखना है आपको. एंड यस, इट इज पॉसिबल. Properly follow the revision lectures, properly ask the doubts if any, and stay connected. At least 2 से 3 बार ये lectures को देख लेना तुम लोग, so that तुम्हारे दिमाग में एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाए एंड देन फिर एग्जाम आप अच्छी तरह से दे पाओ. टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे रहा हूँ, नोट्स आपको सारे वहां पे मिल जाएंगे. मैजिक बुक खरीदनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, वो भी आप लोग वहां से खरीद सकते हो. काफी हेल्पफुल रहेगा आपके फॉर योर 1.5 days preparation. That is up to you. Do like the video and do share it with your friends in case any of your friends need it. Thank you so much. Bye bye. Keep smiling.